हेलो, वेलकम बैक गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम फिनिश करने वाले हैं इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में हम डिटेल से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आज़ादी से पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी और आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। तो देखिए गाइस, हमारा जो टारगेट रहेगा, अब तो आपके बोर्ड की डेटशीट एक टाइप से एक टारगेट बता दिया कि कब स्टार्ट होने वाला है, जैसे 4 मई को। तो देखो, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 60 डेज़ में हम ये प्लान करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक की बुक एक टाइप से फिनिश हो जाए। तो देखो, फर्स्ट 30 डेज़ में मैं फर्स्ट इको की बुक फिनिश करवाऊँगी एंड नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं नेक्स्ट इको की बुक फिनिश कराऊँगी। ये टोटल हम कंप्लीट करने वाले। तो एक टाइप से हमारा इस प्लान का नाम होगा #60 डेज़ प्लान। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको मेरा ये वाला प्लान अच्छा लगेगा तो मैं उसी प्रकार से आपके लिए दूसरा प्लान बनाऊंगी फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड सेम एज़ फॉर अकाउंट्स को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। नॉर्मली स्कूल्स में ये होते हैं, बच्चों को फर्स्ट बुक तो अच्छे से करवा दी जाती है, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड बुक बची हुई होती है, और अभी भी मेरे ख्याल से बची हुई होंगी कई स्कूल्स में। तो मैं इस पूरी बुक्स को, जितनी भी बुक्स हैं अकाउंट्स की, जैसे 3 बुक्स है तो 3 बुक्स को मैं अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी। ऐसे ही प्लान्स बनाऊंगी 60 डेज 70 डेज कंप्लीट। कोशिश ये रहेगी कि आपके पास एटलीस्ट 20 डेज़ हो या 30 डेज़ हो रिविजन्स के लिए, ताकि इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। डे बाई डे आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तभी आप एग्ज़ाम में के पैटर्न समझ पाओगे और उस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे मैं ये चैप्टर फिनिश करवाऊँगी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगी, जिस पे मैं आपको अपने सैम्पल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस सेंड करूंगी। और जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे अकाउंट्स के, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों को। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए ऐसे टेलीग्राम चैनल के लिए जो फ्री होंगे, कोई कॉस्ट नहीं होगा, आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो गाइस, इसमें हम सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक शोषण। यानी कि ब्रिटिश शासन जब था हमारे देश में, तो उसके अंतर्गत जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका किस प्रकार से शोषण होता था। पहले आपको ये पता होना चाहिए औपनिवेशिक क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है। तो देखो, उपनिवेश वो होता है, 2 देश की बात की जा रही है, जैसे एक देशीय। जब इस देश पे कब्जा कर लिया जाता है, तो ये देश, जैसे इंडिया पे कब्जा कर लिया ब्रिटिश वालों ने, तो इंडिया उसका उपनिवेश बन गया है। और जो ब्रिटिश वाले हैं वो एक टाइप से उसके हेड बन गए, वो किसी भी टाइप से इंडिया का शोषण कर सकते हैं। ठीक है, यानी इंडिया से शोषण एक टाइप से, यानी इंडिया के माल अपने देश में ले गए, वहाँ पे बेचा। ठीक है, जैसे कच्चे माल ले गए, फ्री ऑफ कॉस्ट कच्चे माल ले गए इंडिया से वो ब्रिटेन में, फिर वहाँ से अच्छे से तैयार प्रोडक्ट बना के वो इंडिया लेके आया, उसी को बेच दिया। यानी कि हमारा ही प्रोडक्ट लेके गए और हमें ही बेच दिया, वो भी पैसों में। हमारा प्रोडक्ट लेके गए फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमें जो सामान बेचा वो मान लो 200-300 रुपये का बेचा, तो हमें तो एक टाइप से लॉस ही हो रहा है। तो इस टाइप से शोषण करते थे। तो सबसे पहले देखो, इसमें शोषण की बात की जा रही, तो सबसे पहले जो शोषण है वो किस क्षेत्र का किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र का। तो देखो, कृषि क्षेत्र का कैसे शोषण किया जा रहा है, कृषि का शोषण, भू राजस्व की जमींदारी प्रथा। यानी ये जो शोषण होता था वो किस प्रथा के द्वारा किया जाता था, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा एक टाइप से, मैं छोटा सा इसमें बताऊं तो जमींदारी प्रथा का मतलब ये होता है कि ज़मींदार सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि छोटे जो किसान होते हैं उनको लोन देते हैं, और उनकी जो ज़मीन है अगर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उनकी ज़मीन को वो हड़प लेते हैं और उन्हीं की ज़मीन पे वो काम करवाते हैं। तो इस टाइप से ही होता है। ठीक है, ज़मींदारी प्रथा, और उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब इसमें कौन कौन से प्रथा, जैसे इस प्रथा के कारण भारतीय कृषि का शोषण किस प्रकार हुआ, मतलब किस प्रकार शोषण होता था भारतीय कृषि का। ठीक है, पहला देखो, ज़मींदारों की बात की जा रही है। ज़मींदार क्या करते थे, भूमि के स्वामी हमने उनको बना देते थे कि हाँ, ये भूमि जो है उसके जो मालिक है ये ज़मींदार है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन होगा और उसको हमेशा सरकार को एक राशि देनी पड़ेगी, एक फिक्स राशि का अमाउंट देना पड़ेगा उनका। मान लो कि मैंने फिक्स कर दिया है 500 रुपये, तो उनको हमेशा इन ज़मींदारों को देना पड़ेगा सरकार को। उस टाइम की सरकार कौन होते थे, ब्रिटिश लोग होते, यानी ब्रिटिश लोगों को वो पैसे देने पड़ेंगे।
बट उनका मन था वो जो ज़मींदार है वो उस किसान से कितना भी ले सकते हैं। मान लो उसने 800 लिया तो 500 चुका देंगे और 300 का तो उनको प्रॉफिट होगा इस टाइप से। तो वही बोला गया है वो उनका वो जितना चाहे वो राशि वसूल कर सकते हैं, बट उनको सरकार को तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट देना है, बट उनका मन है वो कितना भी वसूल कर सकते हैं राशि। ओके, फिर भूमि को जोतने वालों के पास अपनी जीविका अर्जित करने के लिए, अब मान लो मैं किसी एक पर्सन से, मैं ज़मींदार हूँ, मैं किसी किसान से मैं कह रही हूँ नहीं मुझे 800 दो 900 दो, तो उसके पास कितना बचेगा? उस टाइम पे कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनके पास जो पैसे उतने नहीं बच पाएंगे कि वो अपनी जीविका चला सके, ठीक है, अपने आप के लिए खाना खरीद सके, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो खरीद सके। तो इनके पास ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं थे, अधिशेष बचता ही नहीं। अधिशेष यानी कि जो देने के बाद, पैसे देने के बाद ज़मींदारों को उनके पास ज़्यादा कुछ पैसे बचते ही नहीं थे। दूसरी ओर देखो, ज़मींदार क्या करते थे? अपनी राजस्व आय से क्या करते थे? विलासिता वस्तु खरीदते थे, मतलब एक टाइप से, यानी महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते थे। और कृषि के लिए तो कुछ विकास हो ही नहीं रहा था। विकास यानी कि ना ही उस टाइम पे थोड़ी ना विकास हुआ था इस टाइप से कि उनको ट्रैक्टर वैक्टर ज़्यादातर उस टाइम के किसान थोड़ी ना चलाते थे। वही बोला गया, नॉर्मल मैं बताऊँ इसमें ये बोला गया है कि ज़मींदारों के पास हम एक अधिकार देते थे कि आप कम आप जितना चाहे लो किसान से पैसे, बट हमें तो ये फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तो वो जो बाकी बचे पैसे होते थे उससे वो क्या करते थे? अपने लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदते थे, यानी कि बहुत महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते थे, जैसे विलासिता वस्तुएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक, यानी अब हमने कृषि का पढ़ा, यानी कृषि का हमने सब पढ़ लिया कि कृषि का किस प्रकार शोषण होता था। अब हम शोषण की बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र के शोषण की बात कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इन सब का शोषण किस टाइप से होता था? तो सबसे पहले हमारे देश में याद होगा जो हस्तशिल्प जो वस्तुएं होती थी, यानी जो वस्तुएं हाथ से बनाई जाती थी, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती थी, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। बट उन सबको हटा के एक फैक्ट्री के माल लाने की जो स्टार्टिंग है वो इन ब्रिटिश लोगों ने ही की थी। तो देखो, भारत का हस्तशिल्प उद्योग यानी जो हाथों द्वारा वस्तुएं तैयार की जाती थी वो तो पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी वो वस्तुएं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? इसको नष्ट कर दिया, पूरे चीज़ को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। किस प्रकार नष्ट किया? भारत के हस्तशिल्प उद्योगों की जो मांग थी, मतलब विदेशों में भी उनकी बहुत मांग थी। तो हम जो जैसे निर्यात लेते थे, तो निर्यात पे हम भारी भारी शुल्क लेते थे ना, तो जैसे हम निर्यात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया कि जब ये भारत के लोग निर्यात करेंगे अपनी हस्तशिल्प चीज़ों का, तो हम ना उस पर ज़्यादा टैक्स लेंगे, यानी ज़्यादा उस पर शुल्क देना पड़ेगा। तो ज़्यादा शुल्क देंगे तो सामने वाला क्यों खरीदेगा कि हाँ मेरे को, जैसे निर्यात कर रहे हैं, जैसे देखो मैं समझाती हूँ, ये इंडिया का पर्सन है, ठीक है, इसके पास हस्तशिल्प के बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसने इंडिया में भी बेच दिया बहुत सारे प्रोडक्ट, अब इसको बेचना है इंडिया के बाहर, तो आया वो बेचने के लिए। अब यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप है, इस बॉर्डर के बाहर अदर कंट्रीज़ है, तो उसको यहाँ पे बेचना है, तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ बेचने के लिए उसको कुछ शुल्क देने पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कुछ शुल्क, इसको हम बोलते हैं निर्यात शुल्क, कुछ निर्यात शुल्क देना पड़ेगा। तो पहले हम कम शुल्क देते थे तो हम आसानी से इस देश में सामान बेच सकते थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, नहीं, तुम्हारा हस्तशिल्प सामान है तो तुम्हें ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा। अब मुझे ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा तो मैं क्यों इस देश में जाके बेचूंगा, क्यों बेचूंगा, है ना, मेरे पास कुछ ऑप्शंस है नहीं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं ज़्यादा दूंगा। तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे करके ये मतलब उनका इंटरेस्ट हट गया बाहर देश में बेचने के, क्योंकि उनको ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं द्वारा मुक्त आयात में नष्ट हो गई, एक टाइप से। अब पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? हमारे देश में बनती थी हस्तशिल्प की वस्तुएं, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, अपने देश से सामान भेजे, ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री में जो मेड होते थे वैसे सामान भेजे, और जो भेजे ना तो उनको इस बॉर्डर पे ना कुछ भी टाइप का, किसी भी टाइप का शुल्क पे नहीं करना पड़ता। जब वो सामान आता है ना तो हम उसके लिए बोलते हैं कौन सा शुल्क लग रहा होता है, आयात शुल्क। तो उनको तो बिल्कुल शुल्क नहीं देना पड़ रहा था, ज़ीरो शुल्क हो गया उनका बिल्कुल। बट हमारे देश में तो सामान बहुत सा, मतलब थोड़ा सस्ता सामान आ रहा था इसके कंपैरिजन, तो हमारे देश के लोगों ने इसको हटा के वो ये वाला सामान खरीदने लग गए, यानी दोनों हिसाब से भारत के जो सामान थे वो नष्ट हो गए, हस्तशिल्प वाले फैक्ट्री में डाल गया, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, पहले तो हमने पढ़ा कृषि वाला, अब हम पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण, यानी हमारे देश में जब भी हम कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे उसमें किस प्रकार का शोषण होता था। पहला, ब्रिटेन में जो भी उनके फैक्ट्री को जितने भी कच्चे माल चाहिए होते थे तो भारत से कच्चे माल लेके चले जाते थे,
ठीक है, और भारतीय बाजार में अपने ही वहाँ के बने बनाए माल ला के बेच देते थे। तो इस प्रकार हमारे देश को इन्होंने खोखले करते गए। समझ आया? हमारे देश से तो कच्चे माल लेके गए और अपने देश से तैयार माल लेके आ गए हमारे देश में, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गतिहीन, यानी किसी भी प्रकार की गति नहीं रही, बिल्कुल एक पॉइंट पे चली गई और पिछड़ती गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस टाइम पे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उस टाइम पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किस किस टाइप के फीचर्स थे, क्या क्या कैसी थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। तो देखो, पहला गतिहीन, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक टाइप से गतिहीन बन चुकी थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब देखो क्या होता है। गतिहीन अर्थव्यवस्था जब जिसमें आय बहुत कम, ठीक है, या कोई भी वृद्धि, यानी कि मान लो मेरी आय 500 रुपये महीना मान लो होती थी, तो इतनी ही रहेगी, कोई बढ़ेगी नहीं, वृद्धि तो हो ही नहीं रही या इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था यानी देखो, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, यानी कि हमारी आय बहुत कम थी। सब में यही बोला गया है, प्रति व्यक्ति आय हमारी कम थी या कम होती गई। कृषि भी हमारा पिछड़ा हुआ था, ठीक है। यही लिखने इसमें ज़्यादा, तुम्हें पूरे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कम था इतना कम था, जस्ट ये लिखोगे कि हमारे देश की उस टाइम पे जो कृषि थी वो पिछड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा औद्योगिक भी पिछड़ा हुआ था। क्यों पिछड़ा हुआ था वो आपने यहाँ पे देख लिया था। तो देखो क्या रीज़न है। जो उद्योग थी, जितने भी भारी उद्योग होते, भारी उद्योग यानी लोहे वाले, स्टील वाले, उन सब में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। मशीन भी, मतलब मशीन बनी नहीं रही थी, ठीक है। ज़्यादातर जो बड़े बड़े और छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब भी नष्ट हो गए थे। सब ब्रिटिश लोगों ने नष्ट कर दिए थे, ठीक है। और अपनी पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के बड़े भाग के लिए भारतीय उद्योग ब्रिटेन से आयात पर निर्भर थे, यानी कि हमें अगर कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, मशीन्स, तो हमारे देश में ज़्यादा मशीन्स बनती ही नहीं थे, हम बाहर देशों से मंगवाते थे, ब्रिटिश लोगों से मंगवाते थे। यानी एक टाइप से हम अपने देश की चीज़ों के लिए भी हम ब्रिटिश लोगों पर निर्भर हो गए, बाहर देशों पर निर्भर हो गए। तो इस टाइप से हमारे देश का कोई फैक्ट्री चलता ही नहीं था, ठीक है। छोटे उद्योग भी नष्ट हो गए, कोई स्टील का उद्योग भी नहीं था, बड़े उद्योग भी नहीं थे, मशीनों का उत्पादन भी नहीं होता था, और हमें जो भी वस्तुएं चाहिए होती थी वो हम बाहर देश से मंगवा लेते थे। अब आगे अनियंत्रित निर्धनता, यानी निर्धनता तो अनियंत्रित थी। अनियंत्रित यानी कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, इतनी निर्धनता थी, बढ़ती जा रही थी निर्धनता, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। लोग एक दिन में 2 वक्त का भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, यानी लोग भूखे रह रहे थे, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, कपड़ों की कमी थी, बेरोजगार थे लोग सब, ठीक है। क्योंकि हद सिर्फ जो उद्योग था, जो लोगों की रोजी रोटी थी, वो तो इन ब्रिटिश लोगों ने छीन ली थी। तो इस टाइप से दूसरा देखो क्या है। दूसरा ये आधारिक संरचना का कम विकास, यानी आधारिक संरचना क्या होता है? जो एक बेसिक संरचना है, जो हर जगह तो होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, ये तो हर जगह होनी ही होनी चाहिए। लेकिन यही तो क्या था हमारे देश में, यही कम थी सबसे ज़्यादा। तो आपको ये पूरी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे वो काफ़ी है, ओके। अब देखो और कैसे कैसे टाइप की कमियाँ थी। आयात पर भारी निर्भरता। देखो हम अगर जितना निर्यात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हम जितना निर्यात करते हैं ना, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहता है, ये रहता है फ़ायदेमंद, ये प्रॉफिट वाला होता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा आयात करवा रहे हैं, यानी कि हमारे देश में ज़्यादा आयात हो रहा है, तो वो होता है एक टाइप से लॉस वाली सिचुएशन। आयात क्या बताता है? हम दूसरे देशों से ज़्यादा सामान मंगवा रहे हैं, ज़्यादा सामान हमारे देश में आ रहा है, यानी कि हम दूसरे देश पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी आयात पर भारी निर्भरता। यानी कि देशों को जो भी मशीन चाहिए होता था, कोई भी उपकरण चाहिए होते थे, वस्तुएं चाहिए होते थे, हम दूसरे देश पर निर्भर होते थे। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के लिए उस टाइम के लिए, ठीक है। दूसरा सीमित शहरीकरण, यानी जो शहर थे ना वो कम थे, ज़्यादातर गाँव बसे हुए थे, गाँवों में ही ज़्यादातर लोग रहते थे, शहरों में तब कम रहते थे, अब तो शहर में ज़्यादा रहने लग गए। अर्धसामंती अर्थव्यवस्था, यानी देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से सामंती थी और ना ही पूर्ण रूप से पूंजीवाद थी, यानी कि एक टाइप से मैं ये बोलूँ हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो मिश्र थी एक टाइप से, ठीक है, मिश्र थी। यानी कि हमारे अपने देशों में हम उस टाइम पे ज़्यादा ना तो उस टाइप की प्रोडक्शन करते थे कृषि से रिलेटेड, ना ही ज़्यादातर फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शंस करते थे, हम मिश्र हो गए थे एक टाइप से, हम अर्ध हो गए थे, ठीक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था देखो इसके क्या क्या है।
इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, हमें कुछ भी अपने वस्तुओं को बेचने होते थे, कुछ भी करना होता था, तो वो हम पे ज़्यादा कर लगा देते थे, तो हम मजबूर हो गए थे, हमें तो ब्रिटिश लोगों का ही सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक टाइप से हमें मजबूर कर दिया था। दूसरा देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल, वो क्या करते थे, हमारे देश को वो किस टाइप से यूज़ करते थे कि कच्चे माल हम लेके जाएंगे और अपने देश के सामान हम यहाँ पे लेके आके बेच देंगे। उन्होंने हमारे देश के कारीगरों पे कई अत्याचार के, कुटीर उद्योग बन गए। कुटीर उद्योग क्या होता है, जो लघु उद्योग होते हैं उनको बंद कर दिए। हस्तशिल्प का पतन हो गया, पतन यानी वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब स्वतंत्रता के समय, यानी जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम किस टाइप से कृषि क्षेत्र निम्न उत्पादन एवं उत्पादकता, यानी देखो उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से है, यानी कि उत्पादन का मतलब क्या होता है कि हमारे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है खेती से। जबकि उत्पादकता का तात्पर्य क्या है, प्रति हेक्टेयर कितना, यानी कि उत्पादन का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल आपने कितनी खेती की है बताओ। और उत्पादकता यानी कि एक पर्टिकुलर इतने हिस्से पे आपने कितनी खेती की है, प्रति हेक्टेयर यानी इतने हिस्से पे आपने कितनी खेती की है। तो उस टाइम पे ये दोनों बहुत कम थी। ठीक है, ये दोनों बहुत कम थी। आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि उस टाइम पे निम्न उत्पादन भी होता था, उत्पादकता भी होती थी, दोनों बहुत कम थी। अब देखो, अनिश्चितता की अधिक मात्रा, यानी कोई भी चीज़ उस टाइम पे सर्टेन नहीं थी, सब चीज़ें अनसर्टेन थी, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं थी। कृषि में अधिक मात्रा में अनिश्चितता, यानी कृषि पे तो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता थी, यानी कितनी कृषि होगी, क्योंकि वर्षा पे हम डिपेंड थे उस टाइम पे। तो वर्षा ज़्यादा होगी तो अच्छी खेती होगी, वर्षा कम होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। ठीक है, यही था। निर्वाह खेती का प्रभुत्व, यानी कि जो निर्वाह खेती थी, निर्वाह खेती का मतलब एक टाइप से देखो, कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में लिया जाता था। निर्वाह का मतलब ये होता है कि अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम खेती करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी हम बेचना नहीं चाहते हैं, हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम बाज़ार में कोई चीज़ नहीं बेच पाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हम खेती भी बहुत कम करते थे, तो हम केवल अपने घर के लिए खेती करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। एक टाइप से हमें बेचना भी चाहिए क्योंकि तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो उस टाइम से इसलिए हम पिछड़े हुए थे, क्योंकि हम निर्वाह के लिए ही खेती करते थे, बस जो खेती करते थे जस्ट निर्वाह निर्वाह निर्वाह, कोई बेचने के लिए हम करते ही नहीं थे। भूमि के स्वामी तथा उसमें जोतने वाले में, यानी कि जो भूमि के ओनर्स होते थे, जमींदार एक टाइप से, जो जोतने वाले होते यानी जो उसमें काम करते थे, उनमें उनके बीच में बहुत बड़ी खाई थी। ठीक है, उनके बीच में बहुत बड़ी खाई थी। भूमि के स्वामी क्या करते थे, वो फसल के हिस्सेदार तो होते थे लेकिन वो लागत नहीं देते थे। इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि देखो जस्ट इसका समझाती हूँ, समझ आ जाएगा। ये एक इंसान है जिसकी ये भूमि है, ये इसकी भूमि है, ये है जोतने वाले यानी ये काम करने वाले, तो आए यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, ये जो इस पे खेती कर रहे हैं ना, इन्हीं के पैसों से खेती हो रही है, सब हो रहा है। फिर जब फसल कटती है तो वो क्या करते थे, वो इसको भी देते हैं, फिर बाद में जो बचता है तब वो लेते हैं, यानी फ़ायदा इसी को हो रहा है ज़्यादा, इसको तो पैसे लगाने ही नहीं पड़ रहे, खेती में पैसे इसी को लगाने पड़ रहे हैं, मेहनत भी यही कर रहा है, सभी काम यही कर रहा है, बट इसको कम खेती मिल रही है, इसको ज़्यादा फसल मिल रहा है, इसको कम मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से, यानी भूमि पर खेती करने वाले किसान को पारिश्रमिक जो प्राप्त होता था उसमें वे केवल अपना निर्वाह ही कठिनता से कर पाते थे, ज़्यादा अच्छे से वो निर्वाह नहीं कर पाते थे। ओके, ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, और देखो उस टाइम के जो खेती होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बटे हुए थे, खेत एक टाइप से नहीं, बड़े बड़े खेत नहीं, छोटे छोटे टूटे टूटे बटे हुए थे, उसमें जिससे कम उपज ही होती थी। लागत तो बहुत ज़्यादा डालते थे, यानी पैसा तो बहुत ज़्यादा डालते थे, लेकिन जो खेती होती थी, जो उपज होती थी, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, यानी भारत में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व प्रणाली बनाई, यानी एक टाइप से ज़मींदारी प्रथा, एक त्रिकोणीय संबंध होता था, यानी भूस्वामी जो उसके मालिक है, सरकार और जोतने वाले। ध्यान समझो, सरकार, भूस्वामी और भूमि जोतने वाली, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, एक ज़मींदारी प्रथा। इसमें क्या होता है, ज़मींदारी को एक स्वामी माना जाता है भूमि का, उनको भू राजस्व एक प्राप्त करना होता है, यानी सबसे पहले जो बताया एक फिक्स अमाउंट लेना होता है उनका, माने वो चाहे कितना भी ले ले, उससे जितना चाहे ले ले। ठीक है, तो इस टाइप से एक त्रिकोणीय रिलेशन बनता है, सरकार का, मालिक का, जोतने वाले का। सरकार कहता है कि आप मुझे फिक्स अमाउंट दो, ये कहता है मैं कितना भी ले सकता हूँ, तो ये जितना मिलेगा फिक्स अमाउंट इसको दे देगा और अपने पास बचा हुआ पैसा रख लेगा। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव कृषि तथा किसानों के लिए गंभीर, एक घातक बन गया, बहुत ज़्यादा डेंजरफुल बन गया। कैसे, इससे ज़मींदारों द्वारा भूमि को जोतने वाले पर उनको शोषण करने लगे कि हमें तो कितने भी पैसे चाहिए, हम कितना भी पैसा ले सकते हैं। ओके, और ज़मींदार द्वारा भू राजस्व की दरें तेज़ी से बढ़ाई गई, और ज़मींदार क्या करते थे,
वो बढ़ाते गए अपने दरें कि हम 500 नहीं, हम तो 800 लेंगे, 1000 लेंगे, कितना भी, ठीक है। जिस कारण भूमि जोतने वालों में क्या हो गए, बारंबार बेदखल कर दिया गया, यानी भूमि से हटा दिया गया एक टाइप से उनको। किसानों का दर्जा अब घटकर उनको क्या बना दिया, भूमिहीन, यानी भूमि हट गई तो भूमिहीन श्रमिक बन गया, उनके पास भूमि बची ही नहीं। भूमिहीन श्रमिकों के रूप में किसानों को निर्वाह के लिए मजदूरी मुश्किल से प्राप्त होती, जिससे वो मुश्किल से निर्वाह कर पाते थे, ठीक है। अब देखो, कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण, यानी कि वो कृषि ना हम व्यापार नहीं कर पाते थे, केवल निर्वाह कर पाते थे, व्यापार यानी बाजार में नहीं बेच पाते थे। तो कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय है स्वयं उपभोग के लिए खेती करने के स्थान पर हम स्वयं के लिए उपभोग करने के लिए, यानी कि हम खुद के लिए खेती नहीं कर रहे, हम बाजार में बेचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट उस पर उन्होंने क्या लगा दिया, बाध्य, बाध्य यानी एक रुकावट डाल दिया, फोर्स कर दिया उन्होंने। देखो, कृषि का व्यापारीकरण का मतलब क्या होता है, व्यापार में उसको बेचना, खुद के लिए खेती नहीं करना, बट उस पर हमारे क्या आ गई है, बाध्यकरण आ गए। किस किस हिसाब से बाध्यकरण आई है, किसानों को परंपरागत निर्वाह फसल जैसे चावल गेहूं के स्थान पे उनको व्यापार, बाध्यकरण यानी कि उनको फोर्स किया जा रहा है। व्यापार यानी देखो, उस टाइम के किसान ना परंपरागत खेती करते थे निर्वाह के लिए, जैसे गेहूं चावल करते थे, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप व्यापार करना है ना, व्यापार के लिए आप नील की खेती उगाओ। बट नील की खेती में बहुत ज़्यादा कमियां होती थी। क्या, नील की खेती जिस ज़मीन पर उगाई जाती थी वो बंजर हो जाती थी, उनके पैसे भी उनको कम मिलते थे, और ना ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनको पहले से ही लालच दे देते थे कि आपको नील की खेती उगानी है तो आप पहले से एडवांस पैसे ले लो। अगर उन्होंने एडवांस पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद वो मना नहीं कर सकते कि नहीं आप ले लो, मुझे नहीं करना नील की खेती, मुझे तो गेहूँ चावल की ही खेती करना है। बट किसान ले लेते थे पहले से ही पैसे, उनको बनाना पड़ता था, ठीक है। तो इस हिसाब से नील की खेती के लिए उनको फोर्सफुल कर दिया गया, ठीक है। प्राय किसानों को नील की खेती करने के लिए पहले अग्रिम धन यानी एडवांस में पेमेंट कर दी जाती थी, फिर जिससे वो आकर्षित हो जाते थे लेने के लिए, जिससे उनको बाध्यपूर्ण यानी कि फोर्सफुली खेती करनी पड़ती थी, जिससे कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता था। पहले ही बता दिया मैंने, नील की खेती में क्या हो जाता है, भूमि बंजर हो जाती है, उनको पहले, फिर उनके पास पैसे नहीं बचते थे, ठीक है, क्योंकि बाजार में तो उस नील की खेती को बेच नहीं सकते हैं। वो किसको बेचना पड़ेगा उनको, नील की खेती ब्रिटिश लोगों को बेचना पड़ेगा, जिससे उनके पास पैसे नहीं होते थे, कमी पैसे होते थे, जिससे उनको निर्वाह करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कृषि का पिछड़ापन इन तत्वों के कारण, किस किस वजह से हुआ, अनिश्चितता, यानी कि हम किस पे डिपेंड होते थे, वर्षा पे डिपेंड होते थे, निर्वाह खेती, और छोटे छोटे बटे हुए थे। गतिहीनता किस वजह से है, क्योंकि भूमि के स्वामी और उनके बीच में खाई हो गई, ब्रिटिश राजस्व में एक जमींदारी प्रथा आ गई, और कृषि का बाध्यकरण व्यापारीकरण, यानी इनको फोर्सफुली व्यापार मतलब फोर्सफुली खेती करने के लिए वो किया गया कि आपको खेती करनी पड़ेगी नील की खेती करने के लिए उनको एडवांस पेमेंट दी जाती थी, और वो किसान ले भी लेते थे एडवांस पेमेंट, बट इससे वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते थे, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स में बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। And thank you guys.